असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। सर्वेऽपि सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। स्वागत है आप सबका मेरी व्यावसायिक वर्ग अंतर्गत सामान्य आधारित विषय की इस ऑनलाइन क्लास में, जिसे मैं आप तक पहुंचा पा रहा हूं मेरे YouTube चैनल फूड एंड फ्रूट प्रिजर्वेशन ऑनलाइन क्लास के माध्यम से। आप सबसे मेरा यह आग्रह है कि चाहे जिस प्लेटफॉर्म पे आप मेरी इस ऑनलाइन क्लास को एक्सेस कर रहे हों, कृपया YouTube एप्लीकेशन के माध्यम से मेरे इस चैनल के पेज पे जाएं और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना न भूलें, क्योंकि यदि आप ऐसा करते हैं तो जैसे ही मैं कोई नई क्लास अपने इस चैनल पे अपलोड करूंगा, उसकी तत्काल सूचना निर्बाध रूप से आप तक पहुंच पाएगी। आज की क्लास शुरू करने से पहले एक नज़र हम पिछली क्लास में जो कुछ पढ़ा है उसका संज्ञान लेने का प्रयास करते हैं। पिछली क्लास में हमने पर्यावरण, पर्यावरणीय शिक्षा, पर्यावरणीय संसाधन तथा उन संसाधनों के वर्गीकरण को विस्तार से जाना था। आज की क्लास में हम उन्हीं पर्यावरणीय संसाधनों के अंदर जो निहित क्षमता छुपी है उसको, और उन संसाधनों के संदोहन के प्रभाव, चाहे वो अनुकूल प्रभाव हो या प्रतिकूल प्रभाव हो, इन समस्त को जानने का प्रयास करेंगे। कुछ सूचनाएं आपकी स्क्रीन पे आ रही हैं। हम सामान्य आधारित विषय के अंतर्गत प्रथम प्रश्न पत्र पर्यावरणीय शिक्षा एवं ग्रामीण विकास के खंड क पर्यावरणीय शिक्षा के अंतर्गत प्रथम अध्याय पर्यावरणीय संसाधन को पढ़ रहे हैं, और इसी के क्रम में आज यह दूसरी क्लास मैं आपको डिलीवर कर रहा हूं। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है भारत में पर्यावरणीय संसाधन क्षमता तथा उनके संदोहन के प्रभाव। तो भारत में कौन कौन से पर्यावरणीय संसाधन उपलब्ध हैं, सर्वप्रथम इसको एक नज़र में देखने का प्रयास करते हैं। पहला है वन संसाधन, दूसरा है जल संसाधन, तीसरा है खनिज संसाधन, चौथा है मृदा अर्थात मिट्टी यानी कि मृदा संसाधन, और पांचवा है ऊर्जा अर्थात शक्ति संसाधन। तो इन समस्त संसाधनों को हम क्रमवार तरीके से एक एक कर विस्तार से जानने और समझने का प्रयास करेंगे। तो पहला है वन संसाधन। वन संसाधन से शुरू करते हैं। कुछ सूचनाएं आपकी स्क्रीन पे आ चुकी हैं। वो इस प्रकार हैं। वन नष्ट होते हैं तो जल नष्ट होता है, फसलें और पशु नष्ट होते हैं,
भूमि की उर्वरता भूमि से विदा हो जाती है। साथ ही साथ वन्य जीव जंतु भी नष्ट हो जाते हैं और फिर पुराने प्रेत जैसे बाढ़, सूखा, आग, अकाल, महामारी एक के पीछे एक प्रकट होने लगते हैं। ये मैंने कहीं पढ़ा था, मुझे बहुत ही अच्छा लगा, तो इस को मैं यहाँ पे कोट कर रहा हूँ। यहाँ पे इस पैरा में वन के महत्व को, वन संसाधन के महत्व को बड़ा ही सारगर्भित तरीके से रेखांकित किया गया है। देखिए, कहा यह जा रहा है कि यदि वन नष्ट होते हैं तो वनों के नष्ट होने से सिर्फ वनों पर ही प्रभाव नहीं पड़ता है, वो प्रभाव बड़ा ही दूरगामी होता है और उसका प्रभाव पर्यावरण के लगभग हर एक घटक को अपनी चपेट में लेता है। वन नष्ट होते हैं तो क्या क्या नष्ट होता है? जल नष्ट होता है, फसलें और पशु नष्ट होते हैं, भूमि की उर्वरता नष्ट होती है, वन्य जीव जंतु नष्ट होते हैं और इन सब के नष्ट होने से कौन कौन से प्रेत प्रकट होते हैं? बाढ़, सूखा, दावानल मतलब आग, अकाल, महामारी, ये सारे प्रेत एक एक कर प्रकट होने लगते हैं। अब हम बात करेंगे भारत की वन संपदा के बारे में हम चर्चा परिचर्चा शुरू करते हैं। भारत वन संपदा की दृष्टि से काफी संपन्न देश है। भारत में 752.3 लाख हेक्टेयर क्षेत्र वन के रूप में अधिसूचित किया गया है। इस 752.3 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में से 406.1 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को आरक्षित तथा 251.1 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को संरक्षित क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत किया गया है। गैर वर्गीकृत क्षेत्र 131.1 लाख हेक्टेयर तक फैला है। यह संपूर्ण भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 19.47% है। यानी कि भारत का जो क्षेत्रफल है, भौगोलिक स्थिति है, भौगोलिक विस्तार है, उस समस्त विस्तार का 19.47% हिस्सा वास्तविक वन क्षेत्र है। आप सोच रहे होंगे कि ये तो बहुत अच्छा है, हमको बहुत घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम भारत में रहते हैं और हमारा भारत वन संपदा से भरा पूरा है। लेकिन किंतु भारत में प्रति व्यक्ति वन क्षेत्र की उपलब्धता केवल 0.15 हेक्टेयर है, मात्र 0.15 हेक्टेयर। भारत में प्रति व्यक्ति वन क्षेत्र की मात्रा ही केवल अल्प नहीं है, अपितु यह जो वन क्षेत्र है उसका जो वितरण है वो भी अत्यंत असमान है। देश का जो कुल वन क्षेत्र है, मतलब कि 752.3 लाख हेक्टेयर क्षेत्र,
इसका 20% कहाँ है? हिमालय में है, हिमालय के क्षेत्र में है, और 30% भाग इधर उधर बिखरा हुआ है, मतलब वो संगठित नहीं है, वो टुकड़ों में बटा हुआ है। अब राज्यों के दृष्टिकोण से देखें तो यहां पर भी वनों का वितरण अत्यधिक असमानता को प्रदर्शित करता है। एक ओर मैसूर है, त्रिपुरा है, अंडमान है, मध्य प्रदेश जैसे क्षेत्र हैं जहां यथेष्ट मात्रा में वन है। दूसरी ओर पंजाब, जहां केवल 2.3% उपलब्धता है वनों की भारत के कुल वन क्षेत्र के का। उत्तर प्रदेश में सिर्फ 11.1% है और राजस्थान में सिर्फ 9.8% ही वन क्षेत्र है। इसके अलावा देश का जो कुल वन क्षेत्र है उसका केवल 55.3% अंश का ही उपयोग हम व्यापारिक रूप से कर सकते हैं, शेष का उपयोग हम व्यापारिक रूप में नहीं कर पाते। यह तो हो गई भारतीय वन संपदा के बारे में बात। अब हम भारतीय वनों के प्रकार को देखेंगे। भारतीय वनों के प्रकार, तो भारत में जो वन हैं उन वनों को हम 6 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। यह 6 भाग कौन कौन से हैं? तो 6 भाग हैं, जैसे सदाबहार वन हो गए, मानसूनी वन हो गए, शुष्क वन हो गए, मरुस्थलीय अथवा अर्ध मरुस्थलीय वन हो गए, डेल्टाई वन हो गए और पर्वतीय वन हो गए। इन 6 प्रकार को अब हम थोड़े और विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं। तो सूचनाएं आपकी स्क्रीन पे आ रही हैं, वही बातें हैं जो मैंने अभी आपको बताई कि जलवायु, ऊंचाई और विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों की उपलब्धता के आधार पर वनों को मुख्यतः 6 भागों में बांटा जा सकता है, जिसमें सबसे पहले है सदाबहार वन। तो सदाबहार वन, सदाबहार मतलब कि जो हमेशा हरा भरा रहे, ऐसे वनों को सदाबहार वन कहते हैं। यह वन उष्ण तथा अधिक वर्षा वाले प्रदेशों में पाए जाते हैं। अधिक वर्षा और ऊंचे तापमान के कारण यह वन सदा हरे भरे और बहुत ही सघन होते हैं। इनमें पाए जाने वाले वृक्ष बहुत ऊंचे, मतलब कि 30 से 90 मीटर तक के वृक्ष इन वनों में पाए जाते हैं। इन वनों में महोगनी, रबड़, एबोनी, जंगली आम, ताड़ तथा तनु और अन्य प्रजातियों के वृक्ष पाए जाते हैं। अब यह वन कहाँ कहाँ है? तो इन वनों के 3 प्रमुख क्षेत्र हैं। पहला है महाराष्ट्र, मैसूर एवं केरल राज्यों के पश्चिमी घाट। दूसरा है अंडमान निकोबार द्वीप समूह और तीसरा है उत्तर पूर्वी भारत में बंगाल और आसाम के पर्वतीय ढाल। मतलब कि इन तीनों क्षेत्रों में ये वन अर्थात सदाबहार वन प्रमुखता से पाए जाते हैं। दूसरा मानसूनी वन, तो इन वनों के जो मुख्य क्षेत्र हैं वो हैं पश्चिम बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश, छोटा नागपुर का पठार तथा उड़ीसा के कुछ भाग। इसके अलावा उत्तर पर्वतीय प्रदेशों के निचले भाग, दक्षिण पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट का पूर्वी भाग
इन वनों में साल, सागौन, लौह काष्ठ, चंदन, रोजवुड, एबोनी, टर्मिनेलिया, एबोजिसस, एकेशिया, आंवला, कछुआ, कत्था, पैड्रक और सहतूत इत्यादि प्रजातियों के वृक्ष मिलते हैं। अब बात करते हैं शुष्क वन की। तो यह उन प्रदेशों में पाए जाते हैं जहां वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर तक होती है। इन वनों में आम, महुआ, बरगद, शीशम, हल्दू, कीकर, बबूल आदि के वृक्ष बहुतायत से मिलते हैं। यह वन अधिकतर मध्य भारत, दक्षिण के पठार एवं भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में तथा भारतीय मरुस्थलीय सीमा तक फैले हुए हैं। अब मरुस्थलीय अथवा अर्ध मरुस्थलीय वन। तो यह वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा रिकॉर्ड की जाती है। इन वनों की प्रसिद्ध वनस्पति है बबूल। इसके अतिरिक्त नागफनी, रामबांस, खेजड़ा, खैर तथा खजूर आदि अन्य वृक्ष भी इन वनों में पाए जाते हैं। अब है डेल्टाई वन। इनको आप सुंदर वन के नाम से भी जानते होंगे। तो यह वन भारतीय प्रायद्वीप के पूर्व पश्चिमी तटवर्ती भागों अथवा गंगा और ब्रह्मपुत्र के डेल्टाई भागों में पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आदि नदियों के मुहाने पर यह वन बहुतायत में पाए जाते हैं। इन वनों में सुंदरी नामक वृक्ष विशेष रूप से पाए जाते हैं और इसी कारण इन वनों को सुंदर वन भी कहते हैं। आपने सुना होगा ना कि व्हाइट टाइगर, सफेद बाघ की जो प्रजाति है वो कहाँ पाई जाती है? वो सुंदरवन में पाई जाती है। सुंदरवन जो कि बंगाल मतलब कि गंगा का जो डेल्टा है, डेल्टाई क्षेत्र है, वहां पर जो सुंदरवन है, वहां कहा जाता है कि वहां पे बंगाल टाइगर में उसकी जो सफेद प्रजाति है वो वहां पाई जाती है। छठा है पर्वतीय या कोणधारी वन। तो ऐसे वन मुख्यतया हिमालय पर 1000 से 5000 मीटर तक की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। इन वनों में देवदार, फर, चीड़ आदि के वृक्ष तथा उपयोगी जड़ी बूटियां पाई जाती हैं। किंतु इन वनों का समुचित उपभोग या उपयोग नहीं किया जा सका है, क्योंकि यह वन जहां पर स्थित हैं वहां पे परिवहन बड़ा ही दुरूह है। मतलब परिवहन संबंधी कठिनाइयों के कारण ऐसे वनों का ठीक प्रकार से उपयोग नहीं किया जा सका है। अब वनों के संदोहन के प्रभाव पर हम चर्चा करेंगे। तो हम अपने हितार्थ सदैव ही वनों का शोषण करते रहे हैं। सदैव हमने वनों का शोषण ही किया है। हमें यह बात अपने अस्तित्व को बचाने हेतु भली भांति समझ लेनी चाहिए कि वनों का संतुलित संदोहन एक ओर जहां हमें लाभ पहुंचाता है, वहीं दूसरी तरफ असंतुलित संदोहन अर्थात कि वनों का विनाश संपूर्ण मानव जाति के अस्तित्व पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। अब हम इसके प्रभाव को देखेंगे, जैसा कि अनुकूल प्रभाव और प्रतिकूल प्रभाव। हम आगे अब वनों के संदोहन के अनुकूल प्रभाव और प्रतिकूल प्रभाव को पढ़ेंगे। तो पहले है अनुकूल प्रभाव। अनुकूल प्रभाव के भी दो भाग हैं, एक है प्रत्यक्ष प्रभाव और एक है अप्रत्यक्ष प्रभाव। ऐसा क्यों है? क्योंकि वन हमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूपों में लाभ प्रदान करते हैं।
तो पहले हम पढ़ेंगे प्रत्यक्ष लाभ, जो प्रत्यक्ष प्रभाव है। तो प्रत्यक्ष प्रभाव के रूप में लकड़ी एक ऐसी संपदा है जो हमें वनों से ही प्राप्त होती है। वनों से हमें साखू, सागौन जैसी मूल्यवान इमारती लकड़ी प्राप्त होती है। साथ ही साथ वनों से प्राप्त अन्य वृक्षों की लकड़ियों का उपयोग अनेक प्रकार के उद्योग धंधों, फर्नीचर और कृषि संबंधी यंत्रों इत्यादि को बनाने में किया जाता है। अब है कच्चा माल। तो वनों से विविध प्रकार का बहुमूल्य कच्चा माल प्राप्त होता है और इस कच्चे माल पर हमारे देश के कई सारे उद्योग धंधे आश्रित हैं। जैसे कागज व गत्ता उद्योग। कागज व गत्ता उद्योग हेतु सवाई, भाबर, बांस और सनोवर के गट्टे जैसे वृक्षों की लकड़ियों को वनों से ही प्राप्त किया जाता है। वार्निश व विविध रंगों के उत्पादन हेतु टारपीन और बिरोजा जैसे कच्चे माल का स्रोत वन ही हैं। इसके अलावा टायर उद्योग। टायर उद्योग में जो कच्चा माल है वो है रबड़, और इस रबड़ हेतु जितनी भी टायर उद्योग की दिग्गज कंपनियां हैं, जैसे कि एमआरएफ है, सीएट है, गुडईयर है, ये समस्त कंपनियां वनों पर ही आश्रित है। चंदन, केवड़ा इत्यादि सुगंधित वृक्षों की लकड़ी से सुगंधित तेल व अन्य वस्तुओं का निर्माण होता है। इसके अलावा बबूल व महुआ आदि वृक्षों की छाल चमड़ा उद्योग में चमड़े को रिफाइन करने के काम में आती है। पशुओं का चारा। तो पशुओं के भोजन हेतु घास व चारे की व्यवस्था करने में वन अत्यंत सहायक होते हैं। रोजगार। तो हमारे देश में रोजगार के साधन उपलब्ध कराने में वनों की एक सार्थक भूमिका रही है और है भी। एक अनुमान के अनुसार लगभग 30 लाख लोगों की आजीविका का प्रमुख स्रोत वन ही है। ईंधन। तो लकड़ी तथा कोयले जैसे ईंधन की प्राप्ति हेतु हम प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से वन पर ही निर्भर हैं। लघु उद्योग। भारत की अर्थव्यवस्था की जान लघु उद्योग है, कुटीर उद्योग है। जैसे शहद का एकत्रीकरण, रेशम उद्योग, बेंत के फर्नीचर बनाने का उद्योग इत्यादि इत्यादि अनेकानेक ऐसे उद्योग हैं जो लघु उद्योग, कुटीर उद्योग की श्रेणी में आते हैं, और उन उद्योगों हेतु जो कच्चा माल है वो मुख्य रूप से वनों से ही प्राप्त होता है। औषधियां। वनों से नाना प्रकार की जड़ी बूटियां प्राप्त होती हैं और इन्हीं जड़ी बूटियों से अनेक आयुर्वेदिक, यूनानी तथा एलोपैथिक दवाइयां बनाई जाती हैं। अब हम पढ़ेंगे परोक्ष लाभ। ये थे प्रत्यक्ष लाभ। अब परोक्ष लाभ क्या क्या है? तो वन हमें कई परोक्ष लाभ प्रदान करते हैं जो सीधे उनसे हम तक नहीं पहुंचते, किंतु उन लाभों को हम तक पहुंचाने के मूल में वन ही विद्यमान है। समस्त परोक्ष लाभों में से कुछ एक परोक्ष लाभ इस प्रकार से हैं। जैसे जलवायु। तो जलवायु को सीधे सीधे वन प्रभावित करते हैं। वनों के निकटवर्ती क्षेत्र अत्यंत गर्म तथा अत्यंत ठंडी हवाओं से मुक्त रहते हैं, जिससे वहां की जलवायु समशीतोष्ण बनी रहती है। वर्षा। वर्षा के लिए भी वन
महत्वपूर्ण कारक हैं। और चूंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है, अतः वर्षा जो है हमारे देश के जनजीवन की प्राण संजीवनी है। भूमि के कटाव पर नियंत्रण, वनों के माध्यम से भूमि के क्षरण, भूमि के कटाव पर प्रभावी रूप से नियंत्रण लगता है। और इसका एक लाभ ये भी होता है कि हमारी जो नदियां हैं वे उथली होने से बच जाती हैं। बाढ़ पर नियंत्रण, वन जल को स्पंज की भांति सोख लेते हैं और बाढ़ की विभीषिका को कम कर देते हैं। भारत जैसे देश में जहां बाढ़ से प्रति वर्ष करोड़ों रुपए की हानि होती है, वहां वनों का अत्यधिक महत्व है। अब हम प्रतिकूल प्रभाव जानेंगे कि वनों के संदोहन का क्या प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। तो वनों के अनियंत्रित संदोहन अर्थात विनाश के प्रतिकूल प्रभाव ये रहे। क्या है वे? तो वे हैं वन संपदा के मुख्य स्तंभ वृक्ष हैं। ये हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। और इन्हीं वृक्षों की अंधाधुंध कटाई के कारण वायु प्रदूषण की गंभीर समस्या हमारे पर्यावरण में उत्पन्न हो चुकी है। और इस समस्या के कारण श्वास संबंधी रोग से पीड़ित मनुष्यों की संख्या में जबरदस्त तरीके से वृद्धि दर्ज की गई है और की जा रही है। मौसम में प्रतिकूल परिवर्तन का मुख्य स्रोत वृक्षों की अंधाधुंध कटाई ही है। वृक्षों की अंधाधुंध कटाई अर्थात वनों के अनियंत्रित संदोहन के कारण पर्यावरण का संतुलन बिगड़ चुका है। वनों के विनाश से अनेक दुर्लभ जड़ी बूटियां एवं वनस्पतियां विलुप्त हो चुकी हैं। आयुर्वेदिक दवाइयों के उद्योग के साथ साथ लकड़ी तथा अन्य बहुत सारे उद्योगों को सीधे तौर पर जबरदस्त क्षति पहुंची है वनों के अनियंत्रित संदोहन के कारण। अब हम जल संसाधन, ये वन संसाधन यहाँ पे समाप्त हो रहा है और हम जल संसाधन के बारे में अब पढ़ेंगे। तो जल संसाधन क्या है? तो जल संसाधनों के अंतर्गत भूस्तरीय तथा भूमिगत जल के भंडार आते हैं। देश में भूस्तरीय जल का भंडार एक अनुमान के अनुसार 270 लाख हेक्टेयर मीटर है। भूस्तरीय जल का उपयोग सिंचाई, सार्वजनिक जल वितरण, विद्युत निर्माण व मत्स्य पालन में किया जाता है। किसी भी देश के आर्थिक विकास में उस देश के जल संसाधन का महत्वपूर्ण योगदान है। ये अभी भी है, पहले भी रहा है और आगे भी रहेगा। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जितनी भी प्राचीन सभ्यताएं हैं वो कहाँ फली फूली? वो नदियों के किनारे ही पुष्पित और पल्लवित हुई। किसी भी बड़ी सभ्यता का नाम ले लीजिए जो कि प्राचीनतम है, उसके पुष्पित और पल्लवित होने में जल संसाधन का महत्वपूर्ण योगदान था। तो वही कहा जा रहा है कि किसी भी देश के आर्थिक विकास में उस देश के जल संसाधन का महत्वपूर्ण योगदान होता है और इसका वैज्ञानिक ढंग से उपयोग करके ही उस देश का तीव्र आर्थिक विकास किया जा सकता है। और इसीलिए
प्रत्येक राष्ट्र अपने जल संसाधनों के सदुपयोग हेतु राष्ट्रीय स्तर पर एक राष्ट्रीय नीति बनाता है। अब जल संसाधनों का, तो जल संसाधनों को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। एक है भूस्तरीय और दूसरा है भूमिगत। तो यही जानकारी आपकी स्क्रीन पे आ रही है, भूस्तरीय जल और भूमिगत जल। अब इसी को हम डिटेल में जानेंगे। तो पहला जो है वो है भूस्तरीय जल। भूस्तरीय जल मतलब जो जल हमें जमीन के ऊपर प्राप्त होता है। वर्षा के द्वारा एवं बर्फ के पिघलने से नदियों में आने वाले जल को भूस्तरीय जल कहते हैं। अनुमान है कि देश में प्रति वर्ष 1680 लाख हेक्टेयर मीटर भूस्तरीय जल उपलब्ध होता है। इसमें से 560 लाख हेक्टेयर मीटर अर्थात 33.3% जल भाप बनकर उड़ जाता है। 360 लाख हेक्टेयर मीटर अर्थात 21.6% जल को भूमि सोख लेती है। शेष 760 लाख हेक्टेयर मीटर अर्थात 45.1% जल सिंचाई के लिए उपलब्ध होता है। किंतु प्राकृतिक बनावट, जलवायु, मिट्टी के संगठन और पानी के बहाव जैसे कारणों के कारण इस उपलब्ध जल का भी पूर्ण उपयोग हम नहीं कर पाते। और एक अनुमान के अनुसार सिंचाई के लिए सिर्फ 270 लाख हेक्टेयर मीटर पानी को ही हम अपने उपयोग में ले पाते हैं। अब है भूगर्भीय जल यानी कि भूमिगत जल। ये क्या है? तो वर्षा के द्वारा एवं नदी नालों का जो जल जमीन के अंदर रिस कर पहुंच जाता है उसे भूमिगत जल कहते हैं। कुल जल में से मात्र 360 लाख हेक्टेयर मीटर पानी रिस कर भूमि के नीचे जा पाता है। इसमें से 200 लाख हेक्टेयर मीटर पानी भूमि के ऊपरी सतह में ही रह जाता है। शेष 160 लाख हेक्टेयर मीटर पानी भूमि की निचली सतह में प्रविष्ट होता है और भूगर्भीय जल की मात्रा में वृद्धि करता है। देश में उपलब्ध कुल भूगर्भीय जल भूस्तरीय जल की वार्षिक उपलब्धता से कई गुना अधिक है। भूमिगत जल कुओं और नलकूपों के माध्यम से प्रयोग में लाया जाता है और अब प्रचलन में समरसेबुल है। किंतु इस जल का उपभोग बड़ी ही सावधानी से करना चाहिए, क्योंकि अब अत्याधुनिक तकनीकें आ चुकी हैं। हमें बिना मेहनत किए सिर्फ एक स्विच ऑन करना है और हमारे पास भूगर्भीय जल का अंबार लग जाएगा। इसीलिए कहा जा रहा है कि भूगर्भीय जल का उपभोग बड़ी ही सावधानी से करना चाहिए, क्योंकि इस जल के अत्यधिक उपभोग से भूमिगत जल का स्तर क्रमशः अधिक नीचा होता जा रहा है। यह क्रमशः नीचे जा रहा है, जिससे हमारे कुएं सूख रहे हैं, नलकूप फेल हो रहे हैं, बोरिंग फेल हो रही हैं, समरसेबुल पानी देना बंद कर रहे हैं। वो इसीलिए है क्योंकि हम भूगर्भीय जल का बड़े पैमाने पर उपयोग और उपभोग कर रहे हैं और ऐसा करने में पूर्ण रूप से असावधानी बरत रहे हैं। जितना चाहिए उससे ज्यादा हम जमीन से पानी बाहर निकाल रहे हैं और वो पानी व्यर्थ
बर्बाद हो रहा है, कोई उपयोगिता उसकी नहीं है, सिर्फ असावधानी ही जिम्मेदार है और जागरूकता की कमी। आगे है, भूस्तरीय भूमिगत दोनों ही प्रकार के जल का उपयोग सिंचाई, सार्वजनिक वितरण और उद्योगों हेतु किया जा सकता है तथा जल परिवहन और जल विद्युत शक्ति के उत्पादन के लिए सिर्फ भूस्तरीय जल संसाधन का ही उपयोग किया जा सकता है। यहाँ भूगर्भीय जल का प्रयोग नहीं हो सकता है। जल संसाधनों के सर्वोत्तम उपयोग के लिए जल स्रोतों का सर्वेक्षण और उनके उपयोग का उचित नियोजन अत्यंत आवश्यक है। बहुउद्देशीय नदी घाटी योजनाएं इसी उचित नियोजन और जल पूर्ति के उपयोग हेतु एकीकृत प्रयास के बेहतरीन उदाहरण हैं। अब हम जल संरक्षण को भी देख लेते हैं। जल संरक्षण क्या है? तो ऐसे क्षेत्रों में जहां जल की कमी है, जल संसाधनों का संरक्षण अत्यंत आवश्यक है। जलाशय तथा नहरों के वाष्पीकरण द्वारा होने वाली हानि को घटाकर तथा गन्ना एवं धान जैसी अधिक सिंचाई की मांग करने वाली फसलों के फसल चक्र को बदलकर जल का संरक्षण किया जा सकता है। जल चक्र द्वारा अशुद्ध पानी को शुद्ध करके उसे पुनः उपयोग में लाया जा सकता है। महासागरों के जल की लवणता मतलब खारेपन को घटाकर और उसे औद्योगिक कार्यों के लिए उपयोग करके जो पीने का पानी है अर्थात मीठा पानी है, उसकी पूर्ति को संरक्षित किया जा सकता है। मतलब कि मीठे पानी को की खपत को रोका जा सकता है और इस प्रकार मीठे पानी को बचाया जा सकता है नष्ट होने से। गंगा नदी को कावेरी नदी से जोड़ने की योजना बनाई जा रही है। अगर यह प्रयास मूर्त रूप ले पाता है तो ऐसा होने से भारत के दक्षिणी भागों में जहां पानी की कमी है, ऐसे क्षेत्रों को भूस्तरीय जल की पर्याप्त आपूर्ति की जा सकेगी। यह ठीक उसी प्रकार से होगा जैसे इंदिरा गांधी नहर योजना के द्वारा राजस्थान की सूखी और प्यासी मरुभूमि को जल की पूर्ति की जा रही है। अब हम पढ़ेंगे जल संसाधनों के संदोहन के प्रभाव। तो यहां पर भी अनुकूल और प्रतिकूल प्रभावों को हम देखेंगे। तो पहला है अनुकूल प्रभाव। तो जल संसाधनों के निम्नलिखित अनुकूल प्रभाव पड़ते हैं। जल संसाधनों के संदोहन के निम्नलिखित अनुकूल प्रभाव पड़ते हैं। जैसे नदियों का जल पेयजल के रूप में प्रयोग किया जाता है। नदी, नहर व कुओं के जल से खेतों में सिंचाई की जाती है। नदियों पर बांध बनाकर जल विद्युत शक्ति का निर्माण किया जाता है और उसका उपयोग उद्योग, कृषि, यातायात तथा दैनिक जीवन के कार्यों को सुगम बनाने हेतु किया जाता है। बांध का निर्माण करके वर्षा ऋतु में आने वाली बाढ़ों की हम रोकथाम भी करते हैं, साथ ही साथ पानी को व्यर्थ होने से बचा भी सकते हैं। भारत के कुछ हिस्सों में बहुत कम वर्षा होती है, जैसे राजस्थान। कम वर्षा वाले ऐसे क्षेत्रों में जल की आपूर्ति हेतु सतलज व व्यास नदी के संगम से इंदिरा गांधी नहर को निकाला गया है और इस नहर से पश्चिमी राजस्थान के मरुस्थल में जल की आपूर्ति की गई है, जो सिंचाई, पेयजल तथा पशुपालन के लिए अत्यंत ही उपयोगी सिद्ध हुई है। अब प्रतिकूल प्रभाव, जल संसाधनों के संदोहन के प्रतिकूल प्रभाव। तो जल संसाधनों के दोहन से जहां एक ओर मानव समाज को लाभ पहुंचता है, वहीं दूसरी ओर
अनियंत्रित दोहन से इसका प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ता है, जो कि निम्नवत है। तो नदियों पर बांध के निर्माण से लोगों के पुनर्वास की समस्या उत्पन्न हुई है। जलाशयों के निर्माण से वन भूमि का क्षेत्रफल कम हुआ है, जिससे पर्यावरणीय संतुलन बिगड़ा है। सिंचाई के दौरान जल के साथ बहकर आने वाली क्षारीय व रेय मिट्टी कृषि योग्य भूमि को अनुर्वर बना देती है, मतलब उसकी उर्वरता को समाप्त कर रही है। कारखानों से निकला अपशिष्ट पदार्थ, जिसे निस्तारण के रूप में नदियों में प्रवाहित कर दिया जाता है, ये सारे अपशिष्ट पदार्थ नदियों व नहरों के जल को प्रदूषित कर रहे हैं और संक्रामक रोगों को फैलाने के प्रमुख मार्ग सिद्ध हो रहे हैं। अब आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सबसे पुनः फिर मुलाकात होगी एक नई क्लास में, एक नई ऊर्जा के साथ, एक नई जानकारी के साथ। आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारियाँ आपको समझ में आई होंगी। यदि कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। कोई शंका हो, कोई प्रश्न हो तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर मुझसे पूछें। मैं यथाशीघ्र आपको समाधान उपलब्ध कराऊंगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यदि आप ऐसा करते हैं तो नई क्लास की सूचना बिना किसी रुकावट के आप तक यथाशीघ्र पहुंच पाएगी। इसके अलावा आप वीडियोस को डाउनलोड करके रख लीजिए। डाउनलोड करने के लिए आपको यूट्यूब पेज पे जाना है, मेरे इस चैनल के यूट्यूब पेज पे जाना है। वहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, आप वीडियोस को डाउनलोड करके रख लीजिए। ऐसा करने से इन वीडियोस को बार बार देखने के लिए आपको बार बार डेटा खर्च करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपका डेटा एक बार खर्च होगा सिर्फ वीडियो को डाउनलोड करने में, और आप अनगिनत बार इन वीडियोस को देख सकते हैं। इन वीडियोस को एक बार देखने से काम नहीं चलेगा, बार बार देखिए, पॉज करके देखिए, नोट्स बनाइए, नोट्स रिवाइज करिए और आगामी आने वाली बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी में अभी से जुट जाइए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को धन्यवाद।